तो आपके पास यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आपको बताना है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब थीटा एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, और जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है। मतलब उस वेक्टर में अगर मैं मान लेती हूँ कि एक्स वाई प्लेन हमारा चल रहा है, तो जो भी वेक्टर है, मान लिया मैंने उस वेक्टर का नाम ए दे दिया, कोई भी वेक्टर होता है तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड क्या होगा, उसका जीरो होगा। एंड अगर एक्स वाई प्लेन में है यानी कि वो जो जेड एक्सिस है वो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं ऐसा क्वेश्चन किया। तो नए नए कॉन्सेप्ट्स को प्लीज ध्यान रखो। आपको एक्स वाई प्लेन बोला है तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए कि जो जेड एक्सिस है यानी कि वो परपेंडिकुलर होगी। फिर अगर बोला होता एक्स जेड प्लेन तो आपको समझ जाना चाहिए कि वाई जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर चल रही होगी वेक्टर के। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बोला है तो हम मान लेंगे कि जेड एक्सिस जो है बेसिकली वो वेक्टर के परपेंडिकुलर चल रही है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, ये जो जेड है इसका तो है ही नहीं है, तो जेड वैल्यू हमारी जीरो चल रही है। तो अगर मैं ये एक्स वाई प्लेन के हिसाब से मैं वेक्टर को लिखूं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड तो है ही नहीं, तो जीरो की कैप। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बन रहा है। मतलब हम जब वो पूरा फिगर बनाते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपके पास। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस, ये वाली x हम लेते हैं, ये y लेते हैं, ये z लेते हैं, तो हम देखते होते हैं कि अगर मुझे x एक्सिस के साथ बनाना है तो एंगल अगर थीटा चल रहा है, ठीक है, तो थीटा एंगल हमारे पास होता है अल्फा होता है बीटा होता है, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा, यानी x एक्सिस के साथ अल्फा बना, y एक्सिस के साथ बीटा बना, z एक्सिस के साथ गामा बना। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे जो एंगल बोला है 30 डिग्री वो बोला है एक्स एक्सिस के साथ, और मैंने माना कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा बना होगा। तो जो भी हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस करवाए थे, तो एल जो होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के लिए होता है, एम वाई एक्सिस के लिए होता है, और एन आपके पास जेड एक्सिस के लिए होता है। एंड जो एल इज व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है। और एम क्या होता है, या आप कॉस अल्फा भी मान सकते हो। एम क्या होता है, कॉस अल्फा, और एन क्या होता है, कॉस बीटा। मतलब अगर मैं इसको थीटा मान के चल रही हूँ, इसको अल्फा मान के चल रही हूँ, इसको बीटा मान के चल रही हूँ, तो इस तरीके से हमारे डायरेक्शन को साइंस होते थे। अब यहाँ पे 30 डिग्री बोला है थीटा, यानी कि 30 डिग्री मीन्स एल, एल कॉस 30 डिग्री हो गया। ठीक है। सो एल कॉस 30 डिग्री यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। अब एक बार फिर से बता रही हूँ, एल कैसे पता लगा, क्योंकि थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस वाले एंगल को हम एल बोलते हैं। एंड एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू आ गई √3/2। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमें वाई एक्सिस के साथ बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो हमने उसको थीटा ही रहने दिया, यानी एम की वैल्यू हमें नहीं पता। उन्होंने z एक्सिस के साथ, जिसको हम n बोलते हैं, तो z एक्सिस के साथ हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो z एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी z एक्सिस का एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ पे cos बीटा यानी कि cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो, तो हमारी n की वैल्यू जीरो आ गई। तो हमने यहाँ से l m n निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यानी कि अगर a हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप होता है कि √L² प्लस n² प्लस n² इज इक्वल टू 1, अगर ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने l की वैल्यू डाल दी √3/2, m हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 0 निकाल दी है, इज इक्वल टू 1। अब इधर स्क्वायर रूट था, हट कैसे गया, आप यहाँ पे स्टेप में लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उधर से रूट हट जाएगा, राइट साइड से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ से ये √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो m² की वैल्यू 1 माइनस 3/4, यानी m² की वैल्यू 1/4, और स्क्वायर उधर जाएगा तो m की वैल्यू 1/2।
ठीक है, आपको वो वेक्टर बताना था कि वो वेक्टर कौन सा चल रहा है। सो वेक्टर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे हमने लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, के कैप तो यानी कि है ही नहीं है, तो एक्स और वाई निकालना था। तो यहाँ पे देख लो, x यानी कि √3/2। कैसे पता चला, ये l वाला, ये क्या होता है, x के लिए ही तो होता है। तो x की वैल्यू कितनी चल रही है, √3/2। तो x की जगह हमने √3/2 आई कैप प्लस y क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर एल एक्स है तो y के लिए क्या यूज करते हैं हम m, और z के लिए यूज करते हैं हम n। तो y की वैल्यू यानी m की वैल्यू हमने 1/2 j कैप लिखी, प्लस यहाँ पे k कैप तो है ही नहीं है, तो हम 0 k कैप भी लिख सकते हैं और आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैम m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस में नेगेटिव नहीं लोगे। डायरेक्शन को साइंस जब भी आप लिखेंगे एल एम एन, तो आप पॉजिटिव ही उनको लोगे। हम यूजुअली स्क्वायर रूट हटा के वो लेते हैं, बट डायरेक्शन को साइंस नेगेटिव में नहीं आएंगे। ओके, ओके मैम। चलिए, सो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। सो यहाँ पे आपको वेक्टर बोला था विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो एक चीज हमने सीखी कि अगर हमें एक्स वाई प्लेन बोला हुआ है तो हमें जेड एक्सिस जो है वो मान के चलना पड़ेगा कि वो परपेंडिकुलर चल रही है, एंड उसका एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मतलब स्केलर कंपोनेंट आपको बताना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताना है। मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का, कि जो दो पॉइंट से मिल रहा है P और Q से। तो अगर मुझे P और Q दो पॉइंट से एक वेक्टर बनाना है, पहले तो मैं उस वेक्टर को डिफाइन करूंगी कि PQ वेक्टर होगा क्या। तो मैंने आपको सिखाया था PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं, Q में से माइनस करना है P के पॉइंट, क्योंकि P आपका इनिशियल पॉइंट है, Q आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो Q में से P के पॉइंट माइनस करना है। तो अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, तो वही लिखा, साथ में आई कैप। ऐसे ही y2 माइनस y1, साथ में लिखा j कैप। ऐसे ही z2 माइनस z1, साथ में लिखा k कैप। इस तरीके से हम वेक्टर बनाते हैं। अब आपको पूछा है स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट में डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसीलिए ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये हम हटा देंगे। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 एक कंपोनेंट है, y2 माइनस y1 एक कंपोनेंट है, और z2 माइनस z1 एक कंपोनेंट है। तो हमने स्केलर कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए। फिर आपको बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालिए, तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आपको आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो अंडर रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है, x2 माइनस x1, y y2 माइनस y1, z z2 माइनस y1। अब आगे सॉल्व नहीं करना है हमें, हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको इलैबोरेट भी करेंगे तो और बड़ा ही होगा, सो वी विल लीव इट लाइक दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपने पूरे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रही हूँ और फिगर किस तरीके से बनानी है, क्योंकि यूजुअली डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट मैंने बना दिया। बच्चों को वेस्ट और ईस्ट में बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लीज याद रखना, बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी अगर आप उल्टे लिखोगे। सो आपको 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एक गर्ल ने वॉक किया। सो हम हमेशा ओरिजिन से लेके चलते हैं। सो ओ से वो टूवर्ड्स लेफ्ट गई, यानी कि वेस्ट की तरफ गई। तो 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, यहाँ पे पहुंच गई, एंड इस पॉइंट को हमने पी नाम दे दिया। ठीक है, देन शी वॉक्स। अब 4 किलोमीटर यहाँ पे जाके जब वो पी पॉइंट पे पहुंच गई है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसको ऐसे पढ़ के चला करो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी नॉर्थ में है बट टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। ओके, तो अब इस पॉइंट पे आके, पी पॉइंट पे आके फिर से हमने डायरेक्शन देखनी है, फिर से ये और ये, यानी कि यहाँ पे आके फिर से डायरेक्शन हमने देखने कि अब वो कहाँ गई, क्योंकि ओरिजिन से वो वेस्ट की तरफ गई, पी पॉइंट पे आई, 4 किलोमीटर चली। अब इस पॉइंट से दोबारा से डायरेक्शन देखने, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे वहीं से ले लेते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पी पॉइंट पे आके और फिर से डायरेक्शन देखनी है। अब पी पॉइंट पे आके फिर से नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग से ही बना के दिखा दिया ये फिगर में। अब देखो ये रहा पी पॉइंट। अब पी पॉइंट में मैंने फिर से इधर वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया। अब बोला नॉर्थ ईस्ट में जाना 30 डिग्री, तो नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, तो हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे कितना 30 डिग्री, तो यानी कि आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। समझ रहे हो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, इसलिए इधर से एंगल स्टार्ट होगा और ये 30 डिग्री बना। और मान लीजिए कितना आगे गई वो 3 किलोमीटर गई, तो यानी कि इस पी पॉइंट से वो यहाँ Q तक पहुंची जो कि 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट था, और P से Q का डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्योंकि 3 किलोमीटर उसने वॉक किया। एंड देन शी स्टॉप्स, तो Q पे आके वो रुक गई। डिटर्मिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर था उससे गर्ल की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। अब इनिशियल पॉइंट कौन सा था डिपार्चर का, ये ओ ओरिजिन, यहाँ से उसने चलना शुरू हुआ था 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, फिर वहां पे जाके रुकी, देन वो 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट गई। सो इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर तो ये हुआ ओ, ठीक है। अब यानी कि इसी को मैंने इधर फिगर बना दी, तो बेसिकली यहाँ इस ओ पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब देखो ओ से वो पहले पी गई, पी से फिर वो क्यू गई, बट अगर जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि हमें ओ से लेके क्यू तक का बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोली है, वी नीड टू कवर दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब बेसिकली ओ क्यू हमें निकालना है। अब जब मैं आपको वेक्टर समझा रही थी, मैंने एक ट्राइंगल लॉ समझाया था कि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर्स का सम इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इधर ट्राइंगल बनाती हूँ, इसमें अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, इधर मेरे पास ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करती हूँ तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये इज इक्वल टू सी वेक्टर आता है। अब इसी तरीके से आप ये वाली ट्राइंगल समझ लो ओ क्यू पी, तो अगर मैं इसमें पी क्यू वेक्टर करती हूँ प्लस पी ओ वेक्टर करती हूँ, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ओ क्यू वेक्टर के, ठीक है। ये ई पॉइंट स्टैंड्स फॉर ईस्ट, इसको वो मत समझ लेना। सो ओ क्यू वेक्टर के, तो बेसिकली मुझे पी ओ वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, मुझे पी क्यू वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, दोनों का टोटल करूंगी तो मेरे पास जाके ओ क्यू वेक्टर आएगा। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो बेसिकली हमें अभी क्या निकालना है, ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे गलती से पी क्यू लिखा हुआ है, हमें ओ क्यू वेक्टर निकालना है बेसिकली। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अलग इसलिए था कि बच्चों को पहले ये फिगर ही नहीं समझ में आएगी कि फिगर कैसे बनानी है, फिगर में गलती करेंगे। तो आई होप आपको भी फिगर अच्छे से समझ में आई हो कि कहाँ से क्या हुआ। अब बात आते हैं कि हमें पी क्यू वेक्टर और पी ओ वेक्टर निकालना है। तो देखो अगर पी क्यू और पी ओ निकालना है तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अगर मैं ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो देखो ओ तो ओरिजिन था, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, ठीक है। अभी मुझे पी के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और मुझे क्यू के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, 10th क्लास में आपने काफी की है जो ट्रिग्नोमेट्री, उसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया क्यू एम। अब मैंने ट्राइंगल ली यहाँ से पी क्यू एम, बेसिकली यहाँ पे साइन ये पी क्यू एम है, ओ क्यू एम नहीं है, पी क्यू एम। सो पी क्यू एम मैंने ट्राइंगल ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये इतना एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 90 था ना, परपेंडिकुलर था, 90 में से 30 माइनस कर दिया तो आपके पास दूसरा एंगल क्या बचा 60 डिग्री बचा। तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब ट्राइंगल में कैसे करते हैं, ये 60 डिग्री के सामने जो होगा ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, ये वाला आपका बेस है, एंड 90 डिग्री के सामने दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे क्या चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूज तो पता है 3 किलोमीटर, हम पहले क्यू एम निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि पी और एच वाला हम साइन लगा देते हैं, तो साइन 60 डिग्री लगा दिया, साइन 60 डिग्री √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यू एम हमें पता नहीं है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारे लिए 3 है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्यू एम निकाल दिया 3√3/2। अब देखो अगर मैंने ये क्यू एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, यानी अगर मैं इस क्यू पॉइंट का देखूं
कि y एक्सिस से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो कितना चल रहा है, अभी जितना निकाला हमने 3√3/2, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है इट इज 3√3/2। ठीक है, ये आपका QM वाला डिस्टेंस चल रहा है। ओके, अब मैंने cos 60 भी इस पे लगा दिया। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप बेस देख लो क्या चल रहा है, PM चल रहा है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। तो हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है PQ 3 किलोमीटर, और बेस PM आपको निकालना है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने PM भी निकाल दिया 3/2। ठीक है, अब PM बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये आपके पास 3/2 आ गया। अब मुझे अगर OM निकालना है, OM कैसे, ये और ये दूसरा वाला हाफ निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी, देखो O से P तक ये वाला डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ O से P तक पूरा 4 किलोमीटर था। 4 किलोमीटर में से ये जो मेरी वैल्यू आई PM की 3/2, 4 में से मैं ये 3/2 माइनस कर दूंगी तो मेरा ये OM आ जाएगा। ठीक है, सो यही किया, 4 माइनस 3/2, OM मेरा कितना आ गया, 5/2। अब बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स, हमने ये क्यों निकाले, ताकि हम कोऑर्डिनेट्स बना सकें। ठीक है, अब देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0, अगर मैं P का कोऑर्डिनेट देखूं तो देखो ये 0 से लेफ्ट गए, यहाँ पे 4 किलोमीटर्स गए, तो P का x कितना हो गया, 4, एंड P पॉइंट तो है ही x एक्सिस पे, तो y तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब Q की बात आते हैं, हमने यहाँ पे QM डिस्टेंस निकाला था, तो QM डिस्टेंस निकाला, वो कितना है 3√3/2, यानी y तो इसका आ गया 3√3/2, बट O से M तक का डिस्टेंस जो x एक्सिस का डिस्टेंस है वो तो हमने अभी निकाला ना, OM 5/2, तो इसीलिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है इट इज 5/2। तो बेसिकली जो हमें सारा ध्यान देना वो पहले कोऑर्डिनेट निकालने में देना कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, P Q O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब जब हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, अब मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि PQ वेक्टर निकालना है, PO वेक्टर निकालना है, दोनों का टोटल करेंगे और हमारे पास QO वेक्टर आ जाएगा। तो वही करेंगे, सबसे पहले तो हमने OP वेक्टर निकाल दिया। अब OP वेक्टर ये रहा P पॉइंट, ये रहा O पॉइंट। अब देखो जब मैं OP वेक्टर निकाल रही हूँ, यानी P में से मैं O माइनस करूंगी, तो अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस 0 करती हूँ तो मेरे पास 4i कैप होना चाहिए, बट ये -4i कैप क्यों है। अगर मैं यहाँ पे 0 में से 0, तो ये तो आपके पास 0j कैप ही आ गया, और इधर k तो है ही नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, इसलिए मैंने 0k कैप लिखा। बेसिकली 4 माइनस 0, यहाँ पे 4i कैप होना चाहिए था, बट मैंने -4i कैप क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखो ये रहा आपका एक्सिस, ये रहा O पॉइंट, ये रहा P पॉइंट, हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। P जो है यहाँ पे इधर वाले एक्सिस में आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में नहीं आ रहा कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है, ये जो सारा का सारा डायग्राम चल रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से, बिकॉज वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस चल रहा है, इसीलिए हमने -4i कैप लिखा। ठीक है, P पॉइंट नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस चल रहा है। अब बात करते हैं OP निकाल दिया, PQ भी निकालना है। अब ये रहा P के पॉइंट, ये रहा Q के पॉइंट, PQ निकालना है तो Q में से P माइनस करना पड़ता है, यानी कि 5/2 माइनस 4, और साथ में आई कैप 3√3/2 माइनस 0, साथ में j कैप, थर्ड कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं तो उसको 0k कैप। अब यहाँ पे देखो इसमें से माइनस करेंगे 5/2 माइनस 4, तो 3/2i कैप, यहाँ पे तो 3√3j कैप, यहाँ पे 0k कैप। ठीक है, तो हमारे पास PQ भी निकल गया। अब मुझे निकालना क्या था, OQ निकालना था, तो क्या करना है, PQ और PO को प्लस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने OP प्लस PQ किसके बराबर होगा, OQ के, तो ये मेरा OP कोऑर्डिनेट, सॉरी OP वेक्टर, और ये मेरा PQ वेक्टर, दोनों को प्लस किया तो OQ वेक्टर के हिसाब से आएगा बराबर। तो i कैप में आप i कैप प्लस कर दो, j कैप में आप j कैप प्लस कर दो, k कैप में आप k कैप प्लस कर दो, देन आपके पास OQ वेक्टर भी आ जाएगा।
बट क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछी है, बेसिकली आपको डिस्टेंस पूछा है, सो डिस्टेंस निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा कि कितना वो ट्रैवल किए। तो कुछ नहीं, बस आप यहाँ पे ओ क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल दो। ये रहा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों का ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम थी दैट वाज योर डायग्राम, कि आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि अगर मुझे ये क्यू एम साइड निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है, पी एम निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है, जिसके लिए हमने साइन एंड कॉस यूज किया था। प्लस हमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज कि हमें ट्राइंगल लॉ पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये निकालना था, ओ क्यू निकालना था, तो पी क्यू वेक्टर प्लस पीओ वेक्टर निकालते तो ओ क्यू वेक्टर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जब आप एक बार और करेंगे देन आपको समझ में आएगा। अभी आपको उतना नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, बट लिख के आप पहले तो खुद फिगर बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चन पढ़ के देन उसको क्रॉस चेक करना। देन आपको पता है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखना, जहां पे आप पढ़ जाओगे फिर इस क्वेश्चन को रिव्यू करना, देन वीडियो को देखना। ओके, इस तरीके से करना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला है ए वेक्टर अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है, देन इज इट ट्रू कि ए का मैग्नीट्यूड भी बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? ये आपको पूछा है। अब जस्टिफाई योर आंसर आपने अभी तक किया है, हर एक एक्सरसाइज में ऐसा सा क्वेश्चन आता ही है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, क्या ये चीज ट्रू है, तो आप क्या करते हो, एग्जाम्पल से प्रूव करते हो। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल से हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी वेक्टर बोले हैं, मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ कि इन्होंने बोला है कि क्या इनके मैग्नीट्यूड्स का सम भी तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मैंने ए का भी मैग्नीट्यूड निकाला, आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही बी का भी मैग्नीट्यूड निकाला, बी के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे ही मैंने सी का मैग्नीट्यूड निकाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया, एक का रूट 45, एक का रूट 38, एक का रूट 70। अब क्वेश्चन में बोला था कि क्या बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो अब करके देख लो, बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। सो जो आपको बोला है इट इज नॉट नेसेसरली इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज, एक और तरीका है इसको प्रूव करने का जो कि ट्राइंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अब देखो ट्राइंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ना, दो साइड्स का जो वेक्टर होता है, जैसे मैं फिर से बना देती हूँ, आपके पास दो साइड्स हैं, यहाँ पे हमने ए वेक्टर ले लिया, दो एडजेसेंट साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड के बराबर आता है, ये बी वेक्टर हो गया, ये आपके पास सी वेक्टर हो गया। तो दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो वो सी वेक्टर के बराबर आता है, ये हमारी ट्राइंगल थ्योरम कहती है। बट अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस कर दूंगी तो वो तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर आ जाए, मान लो, तो वो तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। वेक्टर कैसे बनते हैं, पॉइंट से बनते हैं। अब तीनों का जो वेक्टर का डिस्टेंस है वो कैसे आ रहा है कि दो वेक्टर के डिस्टेंस को मैं प्लस कर रही हूँ और वो तीसरा वेक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे तो ट्राइंगल ही नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्राइंगल थ्योरम के हिसाब से भी करते हैं तो भी ये गलत प्रूव होता है, क्योंकि ट्राइंगल इस केस में बनेगी ही नहीं। जो वो क्वेश्चन में कंडीशन दे रहे हैं ये कंडीशन ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रू है, बट अगर हम ट्राइंगल लॉ पे ये मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वो चीज गलत हो जाती है, क्योंकि अगर दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर आ गया वो चीज ट्राइंगल नहीं बन सकती है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम नहीं ले सकते। बाकी आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो वो ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब पहले तो हम इस वेक्टर को एक नाम दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x इंटू आई कैप, एक्स जे कैप, एक्स के कैप ये बोला है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करके हमारे पास इस तरीके से बन गया एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के हिसाब से। अब यहाँ पे बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अब कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकालोगे, एक्स का स्क्वायर, इधर जो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है, और राइट साइड पे 1 चल रहा है। अब क्वेश्चन में x तो x है,
y भी x है, z भी x है, तो यानी कि तीनों में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 आना है, इज इक्वल टू 1। तो तीनों को करके 3x² इज इक्वल टू 1। अब इधर से एक्स स्क्वायर का तो रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर जो 3 है उसका रूट बचेगा √3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके क्या बनेगा, प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं बिकॉज हमें x की वैल्यू पूछी है, ठीक है, डायरेक्शन को साइंस में माइनस नहीं लगाना आपको। ओके, सो ये सिंपल था, सिर्फ आपको बोला कि यूनिट वेक्टर है, आपने यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, आपके पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बोला है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। सबसे पहले तो a और b का कुछ रिजल्टेंट निकल रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब होता है a और b को ऐड कर दो, ठीक है, तो पहले हम ऐड ही कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट की बात की है। तो a और b को ऐड करके उसका रिजल्टेंट हमने एक नाम दे दिया कि c वेक्टर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b को ऐड करते हैं, देखो आई कैप में आई कैप 2 + 1 3 आई कैप, इधर 3 - 2 1 जे कैप, इधर माइनस के प्लस के क्या आ जाएगा 0 के कैप। अब आपको यहाँ पे बोला है कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। अब 5 यूनिट तो बाद की बात है, पहले हमें 1 यूनिट का तो पता चले कि 1 यूनिट में वेक्टर कैसे आ रहा है। 1 यूनिट मतलब हमें पहले इसका रिजल्टेंट वाले का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स की बात की गई है। हमने पहले एक बार एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें मैग्नीट्यूड हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, तो हम कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमने यूनिट वेक्टर निकालना है कि 5 यूनिट्स की आपको बात कर रखी है, तो पहले हम 1 यूनिट का निकालते हैं कि रिजल्टेंट का जो 1 यूनिट का वेक्टर है वो क्या है। तो 1 यूनिट का यहाँ पे निकाला तो सी जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसके ऊपर कैप लगाते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यही होता है 1 यूनिट का। तो यहाँ पे वेक्टर क्या है हमारे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप, 0 के कैप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, के वाला तो है ही नहीं है, यानी कि ये वाला हमारे पास 1 यूनिट हमें पता लग गया। बट मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट निकालना है, तो इसी को क्या कर दो 5 यूनिट्स में निकाल दो, यानी कि ये जो आपको दे रखा है 1 यूनिट इसको इंटू 5 कर दो। तो पहले तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं 3 आई कैप बाय √10 इंटू 5 और इधर j कैप बाय √10 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या बन गया 15 आई कैप बाय √10, इधर बन गया 5 j कैप बाय √10, ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है आप रैशनलाइज कर सकते हो, जब आप रैशनलाइज करोगे यहाँ पे इंटू कर दोगे √10 बाय √10 और इधर भी इंटू √10 बाय √10, तो कैंसिल करके देखो आपके पास आई कैप में क्या बनेगा 3/2 √10 और यहाँ पे j कैप में बनेगा √10/2। ये रैशनलाइज करके आपके पास आया। तो आपको जो वेक्टर बताना था वो 5 मैग्नीट्यूड का बताना था, तो हमने उस वेक्टर को 5 मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वही लगने है, बस आपको देखना है कि जो हमने पूरे चैप्टर में सीखा है एक्सरसाइज वाइज अब उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,